नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं वो 9 चैप्टर के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने भारत बांग्लादेश और भारत म्यांमार के संबंधों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम भारत और भूटान के और साथ ही साथ भारत और नेपाल के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो यदि आपने पिछले लेक्चर की वीडियो नहीं सुनी है तो सबसे पहले उस लेक्चर की वीडियो ज़रूर सुन लीजिए ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो जैसा कि चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, जिसमें हम भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार के संबंधों का अध्ययन कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 8 में हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों का अध्ययन किया था। अब हम जानते हैं भूटान के बारे में और साथ साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और भूटान के पक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं और विपक्ष में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, भूटान की जब हम बात करते हैं तो भूटान दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश है जो कि भूमि से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी सीमा ऐसी नहीं है जो इसे समुद्र से जोड़ती हो। क्षेत्रफल के लिहाज से भी एक छोटा सा देश है और आबादी भी इसकी महज 8 लाख है। किताब के आंकड़ों के हिसाब से आप 10 लाख के आसपास मान लीजिए। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भूटान हमेशा से एक अलग राज्य रहा है। ये माना जाता है कि भूटान कभी उपनिवेश था ही नहीं, कभी किसी का गुलाम नहीं बना। यहाँ पर हमेशा से राजतंत्र रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ये देश भी लोकतंत्र की चपेट में आ गया। लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ। आज भी भूटान में राजतंत्र है, यानी कि राजा का शासन है, लेकिन संविधान के हिसाब से। जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, वैसे भूटान में भी संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान की बात की जाए तो प्राचीन काल में वो सिल्क रोड का एक जंक्शन था। जैसा कि हम सभी को पता है, इतिहास में रेशम मार्ग के माध्यम से कितना बड़ा व्यापार होता था, तो भूटान भी उसका एक केंद्र बिंदु था। भूटान की बात की जाए तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में इसके तिब्बत है, जबकि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पूरब में भारत की सीमाओं से ये जुड़ा हुआ है। भूटान की एक ना जो स्थलाकृति है, ये इसमें बहुत सारी विविधताएं देती है। जहाँ घास के मैदान भी हैं दक्षिण में, जंगली डुआर्स के मैदान भी हैं। असम और पश्चिम बंगाल को ये भारतीय राज्यों से जोड़ते हैं। मैदान के उत्तरी भाग में देखा जाए तो भूभाग मिलेगा आपको जहाँ पर लोग बाग रहते हैं। यहाँ पर पारो और थिम्पू दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर उपजाऊ घाटियाँ हैं। आगे उत्तर में हिमालय के ऊंचे भाग हैं, यानी कि इसकी भौगोलिक आकृति देखोगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ है। हिमालय की श्रृंखलाएँ भी हैं यहाँ पर, घास के मैदान भी हैं यहाँ पर। इसकी सीमाएँ इसके पड़ोसी देशों के विभिन्न राज्यों से होकर जुड़ती भी हैं। तो एक छोटा सा राष्ट्र भले ही हो भूटान, लेकिन ये विविधताओं भरा है। और ऐसे में इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि इसका आकार छोटा है। तो जिसका भी आकार देश का छोटा है, उस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कैसे करे। भूटान की बात की जाए तो इसके आगे चीन है और पीछे भारत, यानी कि दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में एक छोटा सा देश है भूटान। ऐसे में उसको अपनी सॉवरेंटी की, यानी कि अपनी संप्रभुता की, अपनी स्वतंत्रता की हमेशा चिंता रहती है कि कहीं कोई महाशक्ति अपने प्रभाव क्षेत्र में उसे ना ले ले। लेकिन भारत की बात किया है तो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर चलता है, तो इसीलिए भूटान ने भारत के साथ हमेशा से एक सकारात्मक संबंधों का रवैया रखा है। भारत की बात किया है तो भारत और भूटान एक मॉडल पड़ोसी के रूप में कार्य करते हैं। भूटान के प्रति भारत की जो नीति है वो शुरुआत से ही मित्रता संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। आज़ादी के बाद ही 8 अगस्त 1949 में दोनों देशों के बीच में मित्रता की एक संधि हुई। यह संधि ये कहती है कि भारत हर मामले में भूटान को सहयोग करेगा, लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भूटान की जो विदेश नीति है, उसकी जो रक्षा चिंताएं हैं, उसके लिए भारत प्रतिबद्ध रहेगा। हालांकि किसी भी मामले में वो उसके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। भूटान की विदेश नीति का भारत ने मार्गदर्शन किया है। इवन यूएनओ के सदस्य बनाने के लिए भी भारत ने भूटान का समर्थन किया है। आगे चलकर भूटान ने धीरे धीरे करके अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को विकसित किया है और चीन के साथ भी, क्योंकि चीन के साथ जो उसकी सीमा है वो अपरिभाषित है। ऐसे में चीन आए दिन उसके क्षेत्रों को हड़पने की रंजिशें चलाता रहता है। ऐसे में अमेरिका के साथ जो उसकी संबंध है वो अपनी सुरक्षा को लेकर है। वर्षों से भारत ने भूटान को यूएनओ का सदस्य बनने में मदद करी है। भूटान को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता लगातार मिलती रही है। और कोई देशों से जब भूटान को सहायता मिलती है तो भारत इसमें अपनी नाराजगी नहीं जताता है। भूटान की बात की जाए तो भूटान भारत के साथ दो बड़े संगठनों का सदस्य है, जिसमें से एक संगठन है सार्क और दूसरा है बिम्सटेक। भारत भूटान संबंधों की बात की जाए तो इसे एक मॉडल के रूप में माना जाता है, एक ऐसी दोस्ती के रूप में माना जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भूटान का ही है भारत से। इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल की बात की जाए तो उन्होंने 1958 में थिम्पू का दौरा किया था, जो कि भूटान की जगह है, और रणनीतिक रूप से अपने महत्वपूर्ण रिश्तों को बढ़ावा दिया।
1959 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया तो भूटान की चिंता बहुत ज़्यादा हो गई कहीं चीन उस पर नियंत्रण न कर ले। ऐसे में भूटान ने हमारे सामने अपने संबंधों की पेशकश की और व्यापक घोषणाएं की। बड़े पैमाने पर बहुत सारे एमओयूज पर साइन हुए, बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते हुए। 2007 के बाद भारत और भूटान की जो संधि वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। आज भूटान में संवैधानिक राजतंत्र आ गया है। तो संवैधानिक राजतंत्र आने के बाद आज भारत भूटान की विदेश नीति का मार्गदर्शक नहीं है। यानी कि 2007 से पहले जो भारत की संधि हुई थी 1949 में, तो 1949 से लेकर 2007 तक भारत भूटान के विदेशी मामलों में देखरेख करता था, विदेशी मामलों में उसको मार्गदर्शन देता था। लेकिन 2007 के बाद मुद्दा क्या हुआ भाई? तो 2007 के बाद मुद्दा ये हुआ कि जब भूटान में संवैधानिक राजतंत्र आ गया तो उन्होंने क्या करा, अपने विदेशी निर्णय लेने खुद शुरू कर दिए। भारतीय सैनिक उत्तरी भूटान के सामरिक भागों में तैनात हैं, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी इलाके महत्वपूर्ण हैं वहाँ भारतीय सैनिकों की तैनाती है। भारत भूटान की रक्षा की देखभाल करता है। हालांकि केवल इसमें भूटान की रक्षा नहीं है, हमारे देश की खुद की भी रक्षा है, क्योंकि अगर भूटान फंसता है तो भारत अपने आप फंस जाएगा। तो भूटान चीन के साथ अपनी सीमा बातचीत करता है, सीमाओं को लेकर वार्ताएं करता है, लेकिन उसके लिए भी वो भारत से सलाह लेता है। इसके अलावा भारत की जो चिंता है वो अपने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर है, क्योंकि भारत में जो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए भारत को अपने पड़ोसी देशों पर ही निर्भर होना पड़ता है। और इसके लिए ये देश, और ख़ास तौर पर भूटान की बात किया है तो ये बहुत ज़्यादा समर्थन करता है। भूटान ने 2003 में रॉयल भूटान आर्मी की मदद से जो भारत के विद्रोही भूटान में छुपे हुए थे उनका सफाया कर दिया, खास तौर पर वो लोग जो बोडोलैंड की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है भूटान को वो बिजली का निर्यात करके होती है, और ये बिजली भारत खरीदता है किससे? भूटान से। तो भारत ने भूटान में 3 बड़े बड़े जल विद्युत बांध बनाए हैं ताकि उससे जो अतिरिक्त बिजली मिले तो भारत उसे अच्छी कीमत पर खरीदे। और ये बिजली परियोजनाएं चुखा, किरीचू और ताला में चल रही हैं। भूटान अपनी जल विद्युत क्षमता की वजह से ही विदेशी निवेश को आमंत्रित करता है, लेकिन भारत ही एकमात्र ग्राहक है जो उसके इस प्रोडक्ट को खरीदता है। भारत सहायता के मामले में बहुत उदार है। भूटान की पता जितनी जीडीपी है, टोटल जितनी राष्ट्र है उसका 60% हिस्सा ना भारत उसके सहायता के रूप में देता है। दक्षिण एशिया में भूटान के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ज्ञान आधारित उसकी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के बहुत बड़ी आबादी शिक्षित है और अंग्रेजी भाषा बोलती है। 2014 में जब भारत में बीजेपी गवर्नमेंट आई तो द्विपक्षीय संबंधों में एक नया दौर आया, यानी कि भारत और भूटान के संबंधों में एक नया दौर आया। भूटान ही पहला वो देश है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा करी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहली विदेश यात्रा करी वो भूटान की करी है। इसके बाद 2019 में उन्होंने भूटान का दूसरा दौरा किया और 10 समझौतों पर साइन किए। 2018 में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। मोदी ने दोनों देशों के बीच में वित्तीय लेन देन को आसान बनाने के लिए रुपए कार्ड भी लॉन्च किया। भारत ने भूटान की विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्टैंड बाय स्वैप व्यवस्था भी बनाई। इसके साथ साथ भारत वहाँ पर 10,000 मेगावाट पन बिजली क्षमता स्थापित करने का वायदा किया था और उसके लिए भारत काम भी कर रहा है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने मगदेच्छू नदी पर 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन भी किया था। हालांकि जितनी ज़्यादा वो जल विद्युत बन रही है उतना ही ज़्यादा वो भारत के लिए प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि भारत भी अपनी जल विद्युत के आयात के लिए भूटान पर निर्भर है। डोकलाम एक जगह है जिसको लेकर भारत और चीन के बीच में मतभेद बना रहता है, लेकिन ये जो जगह है ये भूटान से संबंधित है। तो ऐसे में भूटान की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत और चीन के बीच में डोकलाम को लेकर डोकलाम विवाद रहता है। 2017 की बात है, डोकलाम में भारत और चीनी सैनिकों का आमना सामना हुआ। डोकलाम में सीमा स्थान को लेकर भूटान और चीन के बीच में क्षेत्रीय विवाद है। भारतीय सैनिकों ने भूटानी सरकार के साथ मिलकर काम किया है और चीन से कहा कि वो भूटान द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में एक तरफा सड़क न बनाए और किसी प्रकार से भूटान की संप्रभुता और स्वतंत्रता को प्रभावित ना करे। भारत ने इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि यदि भूटान और चीन के संबंध सुधरते हैं और डोकलाम विवाद सुलझ जाता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए चुनौती साबित होगा। यानी कि भारत खुद चाहता है कि डोकलाम विवाद बना रहे, भारत और चीन और भूटान के बीच में विवाद बना रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा विवाद होगा भूटान उतना ज़्यादा हमारे करीबी होगा। अगर ये सुलझ गया मामला, देखिए राजनीति जो है ना समस्याओं को बनाए रखना चाहती है, क्योंकि जब तक समस्याएं जब तक तो राजनीति है, जिस दिन समस्याएं सुलझेगी उस दिन काम खत्म। तो हम खुद ही नहीं चाहते ये कि विवाद सुलझे, क्योंकि भारत को डर है कि अगर ये विवाद सुलझ गया तो भूटान फिर चीन के आसपास हो जाएगा और भारत से उसके संबंध खराब हो सकते हैं। तो अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके की बात की जाए, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों को अगर हम जोड़ने की बात करें तो ये क्षेत्र को जोड़ते वक्त हमें अपने विदेशी पड़ोसियों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे भूटान हो, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर ही उन सभी राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं।
तो अगर हम इन देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं रखते तो ये हो सकता है उन क्षेत्रों में भारी घुसपैठ को बढ़ावा दें, उग्रवाद को बढ़ावा दें, माओवाद को बढ़ावा दें, आतंकवादियों को शरण दें, उन क्षेत्रों में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दें। क्योंकि भारत अगर उन क्षेत्रों से जुड़ रहा है, अपने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से जुड़ रहा है, तो इन तीनों देशों की मदद से। और आपको हमने पढ़ ही लिया पहले ही बांग्लादेश वाले संबंधों में कि बांग्लादेश इस मामले में अड़ियल रुख अपनाता है, हमें रास्ता भी नहीं देता उस ओर जाने के लिए। तो ऐसे में हमारी निर्भरता भूटान और म्यांमार पर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में। अब तक चैप्टर में हम भारत बांग्लादेश के संबंध, भारत म्यांमार के संबंध, भारत भूटान के संबंध और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। आगे चैप्टर में भारत और नेपाल के संबंधों का अध्ययन हम करेंगे। तो जब आप नेपाल के संबंधों की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नेपाल हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी देश रहा है, लेकिन वर्तमान में चीनी हस्तक्षेप की वजह से भारत और नेपाल के संबंधों में क्या आ रहा, तनाव। तो इससे पहले भारत और नेपाल के संबंधों का अध्ययन करें, उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा नेपाल की आंतरिक राजनीति के बारे में। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत का एक स्थल से जुड़ा हुआ पड़ोसी है। भूटान की तरह नेपाल की भी कोई सीमा समुद्र से नहीं लगती। नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित है। नेपाल में 3 भौगोलिक क्षेत्र हैं। एक पहाड़ी क्षेत्र है जो नॉर्थ का है, दूसरा केंद्रीय क्षेत्र है, वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि एक है तराई। नेपाल की तराई में ही महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था। तो नेपाल की जो तराई है ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, दलदली मैदान है। तराई को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सींचा जाता है। नेपाल की 29.3 मिलियन आबादी यानी कि लगभग 90% जनसंख्या जो है वो यही नेपाल की तराई पर ही डिपेंड करती है। नेपाल में शुरुआत शुरुआत से ही क्या था, राजतंत्र था। आगे चलकर बहुत बड़े राजनीतिक संघर्ष के बाद 2006 में नेपाल में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, यानी कि 2006 तक नेपाल में राजतंत्र था, राजा का शासन था। नेपाल एक हिंदूवादी देश था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर बहुत सारी जातियाँ थी, बहुत सारी जनजातियाँ थीं, जिससे पता चलता है ये भी भारत की तरह एक विभिन्नताओं भरा देश था। यहाँ पर जनसंख्या में बात की जाए तो हिंदुओं की संख्या 81.3% थी और 9% आबादी बुद्धों की थी। नेपाल के लोग अपनी पहचान के लिए बहुत सचेत रहते हैं और अपनी विदेश नीति के लिए भी बहुत सचेत रहते हैं, क्योंकि इनकी विदेश नीति जो है नेपाल की, वो 2 देश मिलकर प्रभावित करते हैं, एक चाइना और एक इंडिया। तीसरा विकल्प इनके पास बचता ही नहीं है, क्योंकि इसकी दोनों तरफ से सीमाएं या तो चाइना से जुड़ी हुई हैं या फिर भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाली भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर है, क्योंकि जो जितना भी बाहर से सामान आता है वो भारतीय बंदरगाहों पर उतरता है और उसके बाद सड़कों के माध्यम से वो नेपाल में जाता है। तो ऐसे में भारत और नेपाल के संबंध जो हैं वो एक रोचक मोड़ पर आ जाते हैं, क्योंकि नेपाल भी हम पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और सिर्फ हम अगर बात करें तो नेपाल पर डिपेंडेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी चीन से बचने के लिए बीच में एक ब्रेकर का काम करता है। कौन? नेपाल। इसलिए हम चाहते हैं कि नेपाल ना हमारे साथ रहे, ताकि चीन की कोई भी ऐसी सीमा ना हो जो हमसे इतनी करीब आकर जुड़ जाए। क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, वो भारत अच्छे से समझता है। हालांकि नेपाल भी इस बात को अच्छे से समझता है, लेकिन वही वाली बात है कि नेपाल में विचारधाराओं की, जब अलग अलग विचारधाराओं की गवर्नमेंट आती है तो अलग अलग तरीके से काम करती है। कई बार भारतीय पक्ष की विचारधारा की गवर्नमेंट आती है तो भारतीयों के लिए काम करती है। जब चीनी पक्ष की कम्युनिज्म सरकार आती है तो वो चीन के लिए कार्य करती है। अब हम बात करते हैं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो नेपाल में सदियों से राजतंत्र था, ये बात हमें पता है। और नेपाल के साथ सदियों से ही भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ थे, क्योंकि दोनों ही हिंदूवादी देश थे। दोनों के बीच में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग था, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में सहयोग था। इसके अलावा भारत ना स्वायत्तता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। तो भारत किसी के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करता। तो नेपाल के जो भारत के संबंध हैं वो ना बेटी रोटी के संबंध हैं, घरेलू और विदेश नीति के दोनों के संबंध हैं। नेपाल की जो सीमाएं हैं वो भारतीयों के लिए खुली हुई हैं और भारत की जो सीमाएं वो नेपालियों के लिए खुली हुई हैं। लेकिन 1990 के दशक में नेपाल में कुछ राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को पता है परिवर्तन प्रकृति के नियम हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। तो शुरुआत में नेपाल एक हिंदू राजशाही से संबंधित था और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे दलों का निर्माण हो रहा था। और ये सारे दल ये चाहते थे कि नेपाल को ना डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाए। तो लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हुई। नेपाल की अगर बात की जाए तो 1948, 1951, 1959, 1962, 1990 और सन 2007 और बाद में 2015 इतनी बार नेपाल में संविधान बनाने की कोशिश की गई। इस समय नेपाल में जो शासन चल रहा है वो 2015 के संविधान से चल रहा है। यानी कि नेपाल में शासन चलाने के लिए 5 बार संविधान बने और पांचों बार वो संविधान असफल हो गए, क्योंकि उस संविधान में कभी किसी जाति के लोगों को ज़्यादा अधिकार दिए जाते थे, कभी किसी जाति के लिए। इसलिए यहाँ पर मतभेद बने रहे और हमेशा लड़ाई झगड़े रहे। इसके अलावा इन संविधानों की सबसे खास विशेषता ये थी कि वैसे तो ये संविधान रहे, लेकिन इसमें जनता को कोई अधिकार दिया नहीं गया था।
अधिकांश जो संविधान थे उसमें राजशाही को समर्थन दिया गया था, राजतंत्र को मजबूत बनाया गया था। जैसे कि यहाँ पर यही चीज़ बताई भी जाएगी कि 19वीं शताब्दी में बात की जाए तो नेपाल में एक राजशाही वंश था, जहाँ पर राणा वंश के लोग शासन करते थे। और राणा वंश के ये लोग जो थे, इनके भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। राणा वंश के लोग चाहते थे कि उनके विशेष अधिकार हमेशा बने रहें। इसी के लिए हालांकि उन्होंने संविधान का निर्माण तो करवाया, लेकिन संविधान में सारी शक्ति उन्होंने अपने पास ही रखी। लेकिन 68 साल की जो ये लंबी अवधि थी, उसके माध्यम से अब 2015 में नेपाल में फाइनली लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। और अब ये हिंदूवादी राष्ट्र नहीं रहा, बल्कि एक सेकुलर कंट्री बन चुका है, धर्मनिरपेक्ष देश बन चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया है। सन 2013 की बात की जाए तो नेपाली संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और ये मुद्दा उठा कि 1 साल के भीतर हम क्या कर लेंगे, नया संविधान बना लेंगे। लेकिन मतभेदों की वजह से संविधान बनाने में क्या लगा, यहाँ टाइम लगा। फाइनली 2015 में संविधान बनकर तैयार हो गया। और जो 2015 का संविधान है नेपाल का, वो नेपाल को स्वतंत्र राज्य घोषित करता है, अविभाज्य राज्य घोषित करता है, संप्रभु राज्य घोषित करता है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। इसमें 7 प्रांत हैं और त्रिस्तरीय संरचना है, जैसे कि भारत में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज संस्थाएं। बिल्कुल ऐसा ही नेपाल में भी है। संविधान में कुछ मुद्दे विवादास्पद थे, जैसा कि हर देश में होता है, जैसा भारत में भी है। भाषा को लेकर विवाद है, शक्तियों को लेकर विवाद है। ऐसी नेपाल के संविधान में भी बहुत सारे विवाद हैं, क्योंकि यहाँ की एक जनजाति है मधेश जनजाति। अब ये जो मधेश जनजाति है, भारत की सीमाओं के आसपास के इलाकों में रहती है, और दूसरी जो जनजाति है वो पहाड़ी जनजाति हैं। तो मधेशों ने शिकायत करी कि जो नया संविधान है ना, वो शासक समूह के दबदबे को बढ़ावा देता है। ये पहाड़ी लोगों को ज़्यादा अधिकार देता है, जबकि मधेसियों को अधिकार नहीं देता है। इसके अलावा नया संविधान पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अपने बच्चों को नागरिकता देना मुश्किल बना देता है। तो ऐसे में ये संविधान रद्द कर देना चाहिए और एक नए संविधान का निर्माण करना चाहिए, जिसमें मधेश लोगों को भी अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसके अलावा भारत की भी चुल्ल कम नहीं है, भारत की भी कमियां कम नहीं है। भारत भी नेपाल में ना चुल्ल करता रहता है, ताकि वहाँ पर ना मतभेद बने रहें। जैसे कि भारत ने राणा वंश का हमेशा समर्थन किया, राजशाही का समर्थन किया। भारत चाहता ही नहीं था नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो। उसका रीज़न ये था कि जो राणा वंश के लोग थे वो भारत को खुला सपोर्ट करते थे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो भारत पर डिपेंड थे, और बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। ऐसे में भारत अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, अपनी सुरक्षा हितों की पूर्ति के लिए ये चाहता था कि नेपाल में राजतंत्र रहे। लेकिन जब नेपाल में लोकतंत्र आता है, माओवादी गवर्नमेंट बनती है, तो भारत की इसमें कोई भी इच्छा नहीं थी। भारत ने ना चाहते हुए भी इस गवर्नमेंट को स्वीकार किया, क्योंकि भारत भी खुला खुला नेपाल के खिलाफ नहीं हो सकता था। तो 2008 में जब माओवादियों ने सरकार बनाई, तो भारत ने इसे स्वीकार तो किया, लेकिन अंदर से नहीं। नेपाल में पहाड़ी लोगों के बीच में जो जातीय विभाजन है, भारत इसे और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। मधेसी जो कि भारतीय सीमा से सटे मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो ऐसे में उनके नेताओं को भड़काया जाता है। हालांकि पहाड़ी हमेशा से राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थे। लोकतंत्र के तहत उन्होंने मधेसियों के साथ सत्ता तो साझी करनी पड़ती है, लेकिन वो ये चाहते नहीं कि ये मधेसी यहाँ पर सत्ता धारण करें। 2015 में बहुत खतरनाक रूप से यहाँ पर विरोध हो गया था, दंगे फसाद हो गए थे, हड़ताल धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। तो ऐसे में मधेसियों ने पता है क्या करा, भारत से जो सामान जाता था ना अंदर की ओर, उसे इन्होंने सीमाओं पर ही रोक दिया। इन्होंने कहा हम यहाँ से सामान ही आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में नेपाल में जो पहाड़ी लोग हैं, इनका ये मानना है कि भारत ने ही ऐसा किया है, भारत ने जानबूझ के मधेसियों को भड़काया है, ताकि सीमा के आर पार व्यापार को रोक कर वो हम पर क्या कर सकें, दबाव बना सकें, जैसे कि मैंने हाँ हाईलाइट भी कर रखा है। तो ये तो नेपाल की अंदरूनी राजनीति हुई कि नेपाल की अंदरूनी समस्याएं क्या हैं। तो कभी लोकतंत्र कभी राजतंत्र का इसका इतिहास रहा है। हालांकि ज़्यादातर समय यहाँ पर राजतंत्र रहा है, तानाशाही का दौर ही रहा है, लेकिन वर्तमान में फिर भी ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोकतंत्र भी ना अपनी बुद्धि का है नहीं, जैसा चीन चाहता है वैसा ये चला रहा है। भारत और नेपाल की बात की जाए तो 1950 में शांति और मित्रता की संधि पर साइन किया गया, 31 जुलाई 1950 को। इस संधि के तहत ये कहा गया कि दोनों देशों की जो सीमाएं खुली होंगी, व्यापारिक प्रतिबंध नहीं होंगे, लोगों की आवाजाही हो सकती है। भारत का जो रुपया है वो नेपाल में खुले तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा, और नेपाली जो रुपया है वो भारत में भी खुले तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यानी कि चेंजेस करने में जो एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो मुद्रा के मुक्त संचलन पर सहमति हुई। दोनों देशों ने यह भी कहा कि वो दोनों देशों के लोगों को रोजगार देंगे, व्यवसाय में और संपत्ति के स्वामित्व में अधिकार दिए जाएंगे। 1949 में चीन द्वारा जब तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया, तो ऐसे में नेपाल अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, और इसी वजह से भारत और नेपाल के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। इस संधि के तहत नेपाल अपनी सुरक्षा के लिए भारत पर निर्भर रहने के लिए तैयार भी हो गया। भारत ने बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद और अन्य सैनिक उपकरणों को नेपाल की ओर भेजा, और ये संधि पर साइन करवा लिए कि नेपाल किसी और से सामान ना खरीदे। लेकिन समय समय पर ये संबंध बदलते गए।
द्विपक्षीय संबंधों के बहुत सारे आयाम होते हैं, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सुरक्षा के रूप से, बहुत माध्यम से एक देश दूसरे देश से जुड़ा होता है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की 1850 किलोमीटर की सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती हैं। लगभग 60 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार की नौकरियां यहाँ मिलती है। इसके अलावा लगभग 6 लाख भारतीय जो नेपाल में रहते हैं और वहाँ काम करते हैं। भारतीय मुद्रा नेपाल में स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। वर्तमान में लगभग 32,000 नेपाली नागरिक भारतीय सेना में कार्य करते हैं। 7 गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है जिसमें ये लोग 39 बटालियन में यानी कि 39 बटालियंस में काम करते हैं। भारत में और भी अन्य सरकारी नौकरियों में भी नेपाली लोग कार्य करते हैं। भारत की सुरक्षा चिंताएं जो हैं वो बड़ी ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो खुली सीमाएं हैं इसके माध्यम से ड्रग्स की तस्करी होती है, महिलाओं की तस्करी होती है, बड़े पैमाने पर आपराधिक लोगों का आवाजाही होती है। पाकिस्तान ने तो एक बार काठमांडू से जो दिल्ली के लिए फ़्लाइट जा रही थी जिसमें भारतीय नागरिक बैठे थे उन उसका अपहरण भी कर लिया था। तो ऐसे मुद्दे भी उठे हैं। इसके अलावा जाली नोटों का अवैध व्यापार यहाँ पर होता रहता है। तो ये जो सीमाएं खुली हैं तो ये चुनौती भरी भी हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो नेपाल भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। नेपाली मामलों में उसके हस्तक्षेप की शिकायत करता है। नेपाल ये मानता है कि भारत ना हमें सहायता के बदले में हमें ना पंगु बनाना चाहता है, हमें ना अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, हमारी सीमाओं का अधिग्रहण करना चाहता है। इसके अलावा नेपाल की शिकायत ये भी रहती है कि भारतीय लोगों ने यानी कि भारतीय ने इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे वायदे किए थे लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी बिजली परियोजनाएं चलाएंगे लेकिन वो बिजली परियोजनाएं नहीं चली। बहुत सारी सड़कों का निर्माण होगा तो उस सड़कों का निर्माण भी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जो व्यापार पक्ष है वो व्यापार पक्ष भी भारत के संतुलन में है और जबकि नेपालियों को क्या होता है, घाटा होता है। तो ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल जो है वो भारत के खिलाफ अपनी क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। उनका ये मानना है कि 1950 की जो संधि है वो भारतीय हितों को बढ़ावा देती है जबकि नेपाली हितों को इसमें कोई बढ़ावा नहीं मिलता है। वैसे तो दोनों देश के बीच में परस्पर निर्भरता होनी चाहिए लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भारत को ही है। इसलिए नेपाली लोगों की शिकायतें रहती हैं कि भारत अपना आधिपत्य जमाता है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भारत की अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं क्योंकि भारत ये चाहता है कि नेपाल जो है वो चीन से दूर रहे। तो इसी वजह से वो अपना आधिपत्य जमाता भी है लेकिन नेपाल के लोगों को ये चीज़ बुरी लगती है। नेपाली लोगों की यही शिकायत है कि भारत अपनी सुरक्षा हितों को प्राथमिक देता है और नेपाल की जो विकास संबंधी जरूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं करता है। आज भी नदी परियोजनाएं बहुत सारी कागजों में अटकी हुई हैं। दोनों देशों ने साइन तो कर दिए हैं लेकिन वो चीज़ें अभी भी शुरू नहीं हुई हैं। तो ऐसे वो नेपाल को गोल गोल घुमा रहा है और वो काम नहीं कर रहा है। 2015 के बाद तो नेपाल और भारत के संबंधों में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। उसका रीज़न ये था कि नेपाल ने यह आरोप लगाया कि जो उसके यहाँ आंतरिक गृह युद्ध हो रहा है, आंतरिक संघर्ष जो चल रहे हैं, वो मधेसियों को भड़का रहा है। लेकिन इसके बाद जब वहाँ पर भूकंप आता है नेपाल में तो भारत वहाँ पर बहुत बड़ी सहायता देता है। हालांकि फिर भी भारत के लिए ये चुनौतियाँ बनी हुई हैं क्योंकि उससे भी ज़्यादा सहायता कौन देता है, चीन। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया। चाइना कार्ड की बात की जाए तो नेपाल का चाइना कार्ड क्या है, तो नेपाल का जो क्षेत्र है वो तिब्बती क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में चीन चाहता है कि नेपाल उसके साथ संधि करे और भारत के साथ अपने हितों को तोड़ दे। हालांकि नेपाल की कुछ सरकारें जो है वो भारतीय पक्ष में रहती हैं लेकिन जब माओवादी सरकार आती है तो वो क्या करती है, चीनी पक्ष में रहती है क्योंकि वो कम्युनिज्म विचारधारा से चलती है। तो चीन के साथ अगर संबंध नेपाल के होते हैं तो इसी वजह से ना नेपाल की ये औकात हो जाती है कि वो भारत के साथ सौदेबाजी करता है। तो भारत के साथ सौदेबाजी करने की जो उसकी क्षमता है वो चीन की वजह से ही बढ़ती है। इसके अलावा चीन ने ना बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दिया है। चीन की जो वन बेल्ट वन रोड योजना है BRI, उस पर भी नेपाल ने क्या करें हैं, साइन कर दिए हैं। चीन काठमांडू और चीन के तिब्बती क्षेत्र के बीच में सड़कों को बनवा रहा है, रेल संपर्क को बनवा रहा है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहा है। चीन ने बड़े पैमाने पर व्यापारिक बंदरगाहों का निर्माण करवाया है, राजमार्गों का निर्माण करवाया है, रेलवे का निर्माण भी वहाँ पर करवाया है और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से उन्हें लोन भी दे रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो हैं ये नेपाल में जाते हैं और पहले पड़ोस की नीति के तहत नेपाल को अपने साथ मजबूत करते हैं। लेकिन ये चीज़ें ना सिर्फ कागजों में रह जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि भारत उतनी बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं है कि वो अपने देश के साथ साथ नेपाल को भी पूरी तरीके से चला सके। लेकिन चाइना की बात की जाए तो चाइना सॉफ्ट लोन के ज़रिए बहुत आसानी से इन छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में करता जा रहा है और एक तरीके से वो भारत को घेरता जा रहा है। तो नेपाल में जो ये चाइना कार्ड है यही भारत और नेपाल के संबंधों में तनाव लाता है। अदरवाइज़ भारत और नेपाल के संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं। तो आई होप सो भारत नेपाल के संबंध या भारत भूटान के संबंध आ जाएं तो उसमें चीन की क्या भूमिका है आप बताने के लिए सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। चैप्टर ये यहीं पर फिनिश नहीं हुआ है। आगे चैप्टर में हम श्रीलंका के साथ संबंधों को पढ़ेंगे, अफगानिस्तान के संबंधों को पढ़ेंगे और मालदीव के संबंधों को पढ़ेंगे। लेकिन इस पार्ट में नहीं, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि
ये चैप्टर वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसे एक वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर हम श्रीलंका और अफगानिस्तान के संबंधों का अध्ययन करेंगे।